नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोगों ने अब तक जो देखा था वो था मौर्यकाल, बेसिक, एडवांस, PYQ, महाजनपद, PYQ। ठीक। आज की क्लास होगी मौर्यकाल प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इसके जस्ट बाद हम करा देंगे महाजनपद का प्रैक्टिस। ठीक। और उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये लिख दिया है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, UPSC CSE प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के अलावा पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में ये बात करता है। ठीक है। प्रश्नों का संकलन 100 है, लेकिन मैं कराऊंगा 10 से 15 क्वेश्चन। बाकी का आपको खुद करना है। ठीक। जस्ट क्लास के नीचे आपकी PPT अपलोड कर दी जाएगी। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला है कि समाहर्ता राजस्व संग्रह का प्रधान अधिकारी था। दूसरा कह रहा है कि सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष था। और प्रश्न ऑप्शन संख्या 3 कहता है कि दोनों अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। आपको मैंने बताया था कि समहर्ता राजस्व संग्रह का प्रधान अधिकारी था। ठीक, ये तो सही है। और सीता अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष, ये हो गया। अब एक है सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता को क्या कोषाध्यक्ष कह सकते हैं? ठीक है। तो वो दूसरा है समाहर्ता राजस्व संग्रह का प्रधान अधिकारी था, जो राजस्व संग्रह कराता था, ये देख रेख करने वाला था। ठीक है। दोनों अधिकारियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलता है। तो इसके सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आपको प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युक्ति, निम्न प्रशासनिक अधिकारी थे। महामात्र उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। और राज्य को न्यायिक अधिकार प्राप्त था। दूसरा क्या कहता है कि महामात्र उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। युक्त कौन थे? निम्न प्रशासनिक अधिकारी थे। राज्य को न्यायिक अधिकारी प्रशासन प्राप्त थे। मान लेते हैं युक्त कौन था? नायब तहसीलदार। महामात्र कौन था? SDM। और राज्य कौन था? DM। SDM। ठीक है, या फिर यस कर सकते हैं इसको। ठीक है, नायब तहसीलदार। आपके समझने के लिए SDM और DM। ठीक। तो ये तीनों सही है, पर ये भी युक्त एक निम्न प्रशासनिक अधिकारी था, महामात्र उच्च प्रशासनिक अधिकारी था, और राजयुग को न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। तो राजयुग को दोनों थे, न्यायिक और प्रशासनिक। वर्तमान जो मजिस्ट्रेट है उसके बराबर ये पावर रखता था मौर्यकाल में। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक। तो याद रखना कि युक्त जो है वो निम्न प्रशासनिक अधिकारी था, महामात्र जो था वो उच्च प्रशासनिक अधिकारी था, और राजयुग एक को न्यायिक अधिकार प्राप्त था, जो वर्तमान जिलाधिकारी के बराबर है। से मिलता जुलता एक तरीके से कह सकते हैं, वर्तमान जिलाधिकारी से मिलता जुलता पद है। ठीक है। 3 है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है।
ठीक है, राज्य आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था, मौर्य काल की बात कर रहा है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र या हाँ इकोनॉमी कैसी थी, तो राज्य आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। कहीं भी अगर पैतृक या पितृसत्तात्मक समाज है और उसमें खासकर ये राज्य तंत्रात्मक प्रणाली है, तो उसमें आप देखेंगे राज्य ही एक तरीके से आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा संपूर्ण। खनिज उत्पादन राज्य नियंत्रण में था, ये भी सही है। व्यापार पूर्णतः निजी क्षेत्र के अधीन था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत था। व्यापार क्या पूर्णतः निजी अधीन के क्षेत्र नहीं था, तो पहला और दूसरा क्या होगा, सही होगा। तो एक और दो आपका सही है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शीताध्यक्ष कृषि विभाग, पण्याध्यक्ष बाजार नियंत्रण, अकाराध्यक्ष खनिज विभाग। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, आपको क्लास में साफ डिटेल्स में बताया गया था कि कौन सा अध्यक्ष किस विभाग का है। तो शीताध्यक्ष किसका है, कृषि विभाग का। पण्याध्यक्ष बाजार नियंत्रण करता था, और पौतवा अध्यक्ष, ध्यान रखना है पौतवा, ये था मापतौल, मापतौल, ठीक है, का अध्यक्ष। और ये मापतौल क्या करता था, नियंत्रण करता था। ठीक है, अकारा अध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख होता था, जहां से खनिज वनिज खनाते थे। जैसे झारखंड में अभी खनिज वनिज खनाता, तो वहां का कोई एक अध्यक्ष होगा, उसी प्रकार से अकारा अध्यक्ष था। तो एक दो और तीन चार का सही है, तीनों सही है। कौन कौन से, शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, पण्याध्यक्ष बाजार नियंत्रण का, अकारा अध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो तीनों सुमेलित है, तो सही आंसर क्या होगा, सी, एक दो तीन। पांच है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्था व संचार गुप्तचर वर्ग थे, संस्था व संचार गुप्तचर वर्ग थे। गुप्तचर केवल विदेशी राज्यों पर निगरानी रखते थे। ठीक है, अधिकारियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाती थी। ध्यान रखना कि संस्था और संचार गुप्तचर वर्ग थे, जैसे कि अभी आपका क्या है, रॉ एंड आईबी, उसी प्रकार से ये थे। गुप्तचर केवल विदेशी राज्यों पर निगरानी रखते थे, तो ये क्या है, गलत है। अधिकारियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाती थी, ये भी सही है। तो एक और तीन इसका सही आंसर है। ये केवल विदेशी राज्यों के लिए नहीं, आंतरिक राज्यों में भी निगरानी की जाती थी। किसके लिए इनका उपयोग किया जाता था, मौर्यकालीन जो संस्था व संचार जैसे गुप्तचर विभाग थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब है कि ये मैं बताया था कि कौन कौन धर्मस्थी कंटक शोधन, ये दोनों किस प्रकार के न्यायालय हैं। धर्मस्थलीय सॉरी, धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों से संबंधित है। कंटक शोधन न्यायालय अपराधों से संबंधित है। दोनों न्यायालयों का उल्लेख अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 6 का क्या सही आंसर होगा, धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी मामलों से संबंधित थी। कंटक शोधन न्यायालय अपराधों यानी कि फौजदारी न्यायालय से संबंधित थी। एक भी सही है, दो भी सही है, और भी तीन भी सही है, तो इसका सही आंसर डी होगा। सात है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि कर को भाग कहा जाता था। विष्ट अनिवार्य श्रम से संबंधित कर था। हिरण्य वस्तु के रूप में वसूला जाने वाला कर था। आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि भूमि कर को भाग कहा जाता था, विष्ट अनिवार्य श्रम से संबंधित था, हिरण्य वस्तु के रूप में वसूला जाने वाला कर था, और ये यूपीएससी में आ चुका है पहले ही। ठीक है, ये एग्जैक्ट प्रश्न आ चुका है। तो सातवें का आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो भूमि कर को भाग कहा जाता था, ये सही है।
विष्ट को अनिवार्य श्रम से संबंधित माना जाता था और हिरण्य वस्तु के रूप में वसूला जाने वाला कर था। ये सही है या गलत? एक 7 को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि कर को भाग कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। विष्ट एक अनिवार्य श्रम से संबंधित था, ये भी एकदम सही है, हमने देख लिया। हिरण्य वस्तु के रूप में वसूला जाने वाला कर था, ये गलत है। हिरण्य टैक्स तो था, ये एक विशेष टैक्स था। ठीक है, ये टैक्स तो था, लेकिन ध्यान रखना कि ये नगद वसूला जाता था। ठीक है, वस्तु के रूप में नहीं वसूला जाता था, तो तीसरा गलत हो जाएगा। एक और दो सही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी हिरण्य मौर्य काल का भी एक टैक्स है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था पर राज्य ध्यान देता था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। सिंचाई कर को सेतु कर कहा जाता था। मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था पर राज्य ध्यान देता था, ये सही बात है। ठीक है, कई झीलों का निर्माण करवाया गया था मौर्य काल में। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। ठीक है, और तीसरा है कि सिंचाई कर को सेतु कर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 8 का क्या सही आंसर है? डी, तीनों इसके सही ऑप्शन होंगे। ठीक, आपको एक रुद्रदामन का अभिलेख मिलेगा जब आगे पढ़ेंगे। ठीक, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा गुजरात का गिरनार अभिलेख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया है। इंडिका मूल रूप में उपलब्ध है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। एक लकड़ी के शहर की स्थापना की बात मेगास्थनीज अपने इंडिका में करता है। किसकी बात करता है? एक लकड़ी के शहर की। तो वो लकड़ी का शहर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र, ये सही है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, ये भी सही है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया कि दास प्रथा का अभाव था। इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो सही होगा 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। 10वां क्या कहता है, देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे, ये सही है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, या इसको कहते हैं अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में पाए गए। पाए गए अभिलेखों पे आपको खरोष्ठी लिपि देखने को
मिलती है। ठीक है, सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखेगा, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि प्राकृतिक भाषा में भी मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी में, केवल ब्राह्मी में ही सभी नहीं मिलेगा, ब्राह्मी में भी है, तीनों में है। ठीक है, ध्यान, बस संस्कृत में अगर कहीं प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों में संस्कृत भाषा का उल्लेख है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो 1 और 2। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की, सही है। उनका उद्देश्य नैतिक कल्याण था, वे केवल बौद्ध संघ के लिए कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 11 का क्या होगा? सही आंसर, अशोक, हमने देखा था कि अशोक के जितने भी धर्म से जुड़े कार्य थे वो केवल केवल बौद्ध धर्म से नहीं थे, बौद्ध धर्म से नहीं थे, ध्यान रखना कि केवल बौद्ध धर्म से नहीं थे। वो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान कल्याण या समाज के सभी वर्गों का समान कल्याण चाहता था। ठीक है, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की, ये सही है, लेकिन उनका उद्देश्य नैतिक कल्याण था, ये भी सही था, सामाजिक कल्याण था, ये भी सही था, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, ये भी सही था, सामाजिक समरसता की बात करता है, ये भी सही था, लेकिन वे केवल बौद्ध संघ के लिए कार्य करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, और ये गलत कथन है। ठीक, कि इसका सही आंसर होगा 1 और 2। 12 की मौर्यकालीन प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? मौर्यकालीन प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? ठीक है, समाहर्ता, सन्निधाता और स्थानिक, 3 है। आपको बताना सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष, वो भी राजस्व अधिकारी था। ठीक, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व संग्रहकर्ता, ठीक ये था, और स्थानिक। ठीक है, तो 12 का क्या है? डी। 1 2 3 इसके तीनों सही ऑप्शन है, तीनों क्या थे? राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, राजस्व व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट थे। कौन कौन? फाइनेंशियल सिस्टम में तीनों अलग अलग काम करते थे। स्थानिक, लोकल गवर्नमेंट या लोकल मार्केट का प्रमुख, एक तरीके वहां से एक टैक्स कलेक्टर। कोषाध्यक्ष, वो जो राजस्व संग्रह होके आता था उसकी देखरेख करता था। और समाहर्ता क्या करता था? राजस्व को संग्रह करवाता था, टैक्स वसूली करवाता था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में राज्य को कल्याणकारी माना गया है, ये भी सही बात है, राज्य का काम एक कल्याणकारी है, ये भी है, शोषित नहीं है या शोषण करना नहीं है। प्रजा की समृद्धि को राज्य सत्ता का आधार माना गया है, ये भी सही है। कौटिल्य पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, ये गलत है। कौटिल्य कभी भी राज्य से इतर पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। कौटिल्य का मानना, यानी कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य, उनका मानना था कि राज्य नियंत्रित, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक सफल होती हैं राज्य व राजा के लिए। ध्यान दें, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2, तीसरा का इसका गलत होगा। अब क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पौतवाध्यक्ष मापतौल, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा, शुक्लाध्यक्ष सीमा शुल्क। हमने देखा था पौतवाध्यक्ष मापतौल, ये बिल्कुल सही है। शुक्लाध्यक्ष यानी कि 14 का तीसरा भी सही है, शुक्लाध्यक्ष सीमा शुल्क की बात करता है। ठीक है, और लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा मुद्रा की देखरेख करता है, लक्षणा अध्यक्ष इसकी बात करता है। इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मुद्रा
और ये मुद्रा से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये था मुद्रा निर्माण। ठीक है, मुद्रा निर्माण। अब मुद्रा निर्माण में किस प्रकार से, ठीक है, टकसाल मिंट का प्रधान था अधीक्षक, ये कौन, लक्षणाध्यक्ष, जो सिक्कों के निर्माण, उन पर मुहर लगाने और मुद्रा की शुद्धता सुनिश्चित करता था। ठीक है, एक तरीके से ओवरऑल मुद्रा का निर्माण, शुद्धता, ठीक, इसकी जांच परख करता था। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन सेना समितियों में विभाजित थी। हमने देखा था कि 7 से कितनी, 7 से 8 समितियां थी कि 5 से 6 समितियां थी। आपको बताना है कि 7 से 8 समितियां थी कि 5 से 6 समितियां थी। नौसेना का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है, ये भी सही है। ठीक, तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है, 15 के डी सही है। मौर्यकालीन में 30 सदस्यों की, बता देता हूं, आप लोग क्या बताएंगे, हम ही बता दे रहे हैं। 30, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, 30 सदस्यों की टीम थी जो कि 6 समितियों में बटी थी। ठीक है, और इसी के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का जो सेना थी उसका संचालन होता था। तो 15 का डी। 16 क्या क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरक नगर प्रशासन का अधिकारी था, ये भी हमने देखा था, सही है। ग्रामीण, जो ग्रामणी है, ग्राम प्रमुख था, ये भी हमने देखा था। गोप, ग्राम समूह से संबंधित अधिकारी था। 16 का डी एकदम सही आंसर होगा, तीनों सुमेलित था। ठीक, अब 17 का था कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, ये भी सही है, हमने अभी वाक्य में भी देखा था। रुम्मिनदेई अभिलेख बुद्ध के जन्मस्थान यानी कि लुम्बिनी की बात करता है। कौन, रुम्मिनदेई, इसकी बात करता है, लुम्बिनी। तो ये भी सही है। तो तीनों, 17 का क्या होगा, डी, तीनों ऑप्शन इसके सही बात कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने पशु चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया है, हमने देखा था कि प्रथम शिलालेख में यही बात कहता है। द्वितीय शिलालेख में औषधियों का उल्लेख करता है। ठीक है, अशोक के सभी यज्ञों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, ये गलत बात है। अशोक ने किसी भी प्रकार के किसी भी यज्ञ पर क्या किया था, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। ठीक, तो ये दो इसके सही आंसर है कि अशोक ने पशु चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया था अपने पहले अभिलेख में, और द्वितीय अभिलेख में औषधियों की बात करता है। ठीक है, पहले में अहिंसा की भी बात किया है, बिना अकारण अकारण किसी की जीव की हत्या नहीं कर सकते आप। ठीक है, 18 हो गया। 19 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराबर गुफाएं आजीविकों को समर्पित थी। मौर्यकालीन स्तंभ एकासम थे, ये एकदम सही है, एक पत्थर से बने थे। मौर्यकालीन पालिश पर फारसी और ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान रखना कि फारसी ईरानियन प्रभाव देखने को मिलता है, ये तीसरा भी सही है। और पहला क्या सही है, बराबर की जो गुफाएं हैं आजीविकों को समर्पित थे। 19 का कहता है कि बराबर की गुफाएं आजीविकों को समर्पित थे, आजीविकों को समर्पित थे। तो ये एकदम सही है, तीनों इसके सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3, तीनों सही है। ठीक, 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धम्म का संबंध नैतिक आचरण से था, बिल्कुल सही है, हमने देखा था। ठीक, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, ये भी सही बात है, हमने जस्ट पढ़ा था। धम्म केवल बौद्ध धर्म के प्रचार का माध्यम था, ये गलत है। तो 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे। 21 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत वर्णित है, सही है। मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, यह भी सही है। मंडल सिद्धांत में धर्म युद्ध की अवधारणा प्रमुख है। 21 किसकी बात करता है,
विदेश सिद्धांत की, तो इसमें धर्म युद्ध की कोई बात नहीं आएगी। तो 1 और 2 इसके सही है। अब आपके बचे हुए जो भी हैं 70 से 80 क्वेश्चन, वो लोग आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको लास्ट में हमने दे दिया है, आप उस आंसर से मिलाते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम डाल देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, महाजनपद का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट कमेंट करके बताते रहिए कि क्या कन्फ्यूजन आपको आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ठीक, उसका समाधान हम मिलकर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद, पढ़ते रहिए।